We are going to conduct the MCQ test of chapter number 3, theme 3 of book 1 of a class 12 history, Kingship, Caste and Class in Early Societies, 600 BC to 600 CE। तो नॉर्मली चैप्टर नंबर 3 में आपका 100 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री है, जिसमें 600 BC से लेकर 600 CE के बीच के पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनको डिस्कस करना है। MCQ इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। तो एमसीक्यू में बेसिकली इस पूरे सेशन में जिन एमसीक्यू को आपको ध्यान में रखना है, जिनको आपको फाइंड अप करना है, उसका सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, जितने भी जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी थोड़ा ध्यान से रखिए। देखिए नॉर्मली एग्जाम्स में जैसा लास्ट ईयर का यदि पेपर आप एग्जामिन करेंगे तो पेपर वाज ए ब्लंडर, क्योंकि लास्ट ईयर से पहली बार है जब सीबीएसई के द्वारा 20 मार्क्स के एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन 20 मार्क्स के एमसीक्यू में पैटर्न कैसा था वो कोई आइडिया नहीं था। और नॉर्मली जो दिल्ली रीजन का जो पेपर था, वो पेपर का सेटअप यदि आप एक बार देख लोगे, जैसे द पेपर सेटअप वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन्स। पंचकुला रीजन है डिफरेंट पेपर, दिल्ली रीजन है डिफरेंट पेपर, अजमेर रीजन में अलग पेपर था, आउटसाइड ऑफ दिल्ली का अलग पेपर आता है। तो क्वेश्चन पेपर इन दिल्ली रीजन वाज एज पर माई ओपिनियन वाज वेरी टफ। तो इसीलिए यदि आपको जब तक आप इन ऑप्शंस को भी ध्यान में नहीं रखोगे, ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे, यदि सिंपल सा बेसिकली आपने क्वेश्चंस को पढ़ा और उसके ऑप्शंस को आपने नहीं देखा, आपको लग रहा है कि ये सवाल मैंने सही कर लिया है, तो जब दोबारा से रिवीजन करो तो इन ऑप्शंस को भी थोड़ा देखो, क्योंकि इनसे जो लैंग्वेज का जो पैटर्न सेटअप कर रहा है एग्जामिनर, उन पैटर्न सेटअप को आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही में इस बार आपका जो सिलेबस है वो भी इजी है, बहुत सारे 5 चैप्टर्स आर लेस देयर, तो सिलेबस वैसे भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी उतनी करनी है। 10 चैप्टर्स एंड 20 मार्क्स एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पोर्शन। 20 एमसीक्यू, 20 प्रोजेक्ट, हाफ विन इज नन, यानी आधा सिलेबस हो गया आपका। 20 मार्क्स आपने एमसीक्यू में अचीव कर लिए, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट्स में आप ले आए, और 18 मार्क्स आर देयर फ्रॉम 18 मार्क्स फ्री के मार्क नंबर कौन से मानते हो आप? पैसेज वाले, एंड प्लस 6 मैप, तो 40, 50, 58, 64 marks are there. 64 marks. I think they can be achieved in free. So let's start with question number 1. There were several changes in economic and political life between 600 BC and 600 CE. Some of these changes influenced societies as well. Find the correct option of these influences. सवाल ये कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के बीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं, और इन परिवर्तनों ने समाज को भी उसी रूप से प्रभावित किया है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में बताना है जो कि इस 600 BC से 600 CE के बीच हुए हैं। ऑप्शन ए, The extension of agriculture into forested areas transformed the lives of the forest dwellers. जो वनी इलाके थे, यानी जो फॉरेस्ट का जो पार्ट था, उसके अंदर जब एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, तो एग्रीकल्चर के इस विस्तार ने, कृषि के विस्तार ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। ऑप्शन बी, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट एमरेज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। इस समय जो क्राफ्ट से रिलेटेड जो शिल्प का काम करने वाले थे, उनका एक अलग समूह उभर के आया। ऑप्शन सी, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन्ड द सोशल डिफरेंसेस। संसाधनों के असमान वितरण ने सोसाइटी के अंदर कई प्रकार के सामाजिक भिन्नताओं को जन्म दिया। यानी वेल्थ यानी संपत्ति या रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के असमान वितरण ने समाज में कई प्रकार के भिन्नताओं को, कई प्रकार के भेदभावों को जन्म दिया। ऑप्शन डी, ऑल दी अबव के ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। इन 100 ईयर्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं। नाउ सेकंड, व्हिच थिंग वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन सोसाइटी। आपने पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 3 में शुरुआत में दिया गया कि इस चैप्टर के इतिहास को लिखने में हिस्टोरियंस ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की बहुत हेल्प ली है। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को जब हम इतिहास के सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो उस समय सोसाइटी के अंदर आने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
यानी कि जो लिखित स्रोत है, लिखित स्रोतों को यूज करते समय इतिहासकारों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, हु कंपोज द पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड फॉर हुम, कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हिस्टोरियन यूज कर रहे हैं, कोई भी लिखित स्रोत जो कि हिस्टोरियन यूज कर रहे हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है। ऑप्शन बी, कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये उस लिखित स्रोत में जिस भाषा का यूज किया गया है उसको ध्यान में रखना। द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, कि जो लिखित स्रोत है उसका अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ है। ऑप्शन डी, डील्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज, कि कुछ विशेष समूह के लिए, कुछ विशेष वर्गों को लेकर उस टेक्स्ट के अंदर, उस लिखित स्रोत के अंदर लिखने वाले का प्रोस्पेक्टिव क्या था, लिखने वाले की किस प्रकार की धारणाएं रही हैं, उनको ध्यान में रखना। ऑप्शन ई, ऑल दी अबव, कि सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द महाभारत, महाभारत से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को आप देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा है। इट वॉज कंपोज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, महाभारत की रचना है वो लगभग 1000 साल के दौरान हुई है। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट टू सेट ऑफ वॉरियर कजिन्स, तो महाभारत की जो केंद्रीय कहानी है उसमें दो भाइयों के समूह है, उनकी लड़ाई की कहानी है। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स, इस टेक्स्ट में कई सारे ऐसे सेक्शन है जिसमें कि अलग अलग सामाजिक समूह के जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, सामाजिक समूह को किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को रखना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। इट इज ए कोलोसल एपिक रनिंग इनटू प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस, ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इज डिस्क्राइब्ड ए फ्यूड ओवर लैंड, महाभारत में एक जमीन के हिस्से को लेकर, एक जमीन से रिलेटेड एक लड़ाई दी गई है। द पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कजन्स हैं, उनके बीच के शक्ति को लेकर लड़ाई है। द कौरव एंड द पांडवा, जिनका नाम कौरव और पांडव है। हु बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली, जो कि एक ही रूलिंग फैमिली से जिनका संबंध था, दैट ऑफ कुरु, और उस राजवंश का नाम था कुरु राजवंश। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है वो एक युद्ध के रूप में होता है। इन विच द पांडवास एमरेज विक्टोरियस, जिसमें कि पांडवों की विजय होती है। आफ्टर दैट पैटर्नल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको प्रोक्लेम किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, फाइंड आउट द व्हिच आर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वन, हु एंड व्हेन स्टार्टेड टू प्रिपेयर ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो किसके द्वारा और कब शुरुआत, उसको तैयार करने की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए, वी एस सुकांतर इन 1919, ऑप्शन बी, बी एल लाल इन 1919, ऑप्शन सी, एस के राय इन 1920, ऑप्शन डी, वी एस सुकांतर इन 1920। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग आर नॉट मैचली करेक्ट, इनमें से ABCDF है, उसका आगे मीनिंग दिया गया है, उनमें से कौन सा सही तरीके से मैचअप नहीं है। पैटर्नली का मीनिंग होता है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, यानी पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि उसका पिता से बेटे की तरफ ट्रेस डाउन करना। मैटरनली का मतलब मातृ सत्तात्मक, सत्ता का मतलब होता है कि डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर, ये जो उत्तराधिकार है वो माता की ओर से ट्रेस डाउन होता है। एक्सोगोमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, एक्सोगोमी जिसको बहिर्विवाह बोलते हैं, कि जो शादी है वो अपनी यूनिट से, अपने कुल से बाहर की जाती है। एंडोगोमी यानी अंतर विवाह, जिसमें कि शादी अपने ही यूनिट के अंदर, अपने ही वंश के अंदर की जाती है। पॉलीजिनस यानी कि बहुपत्नी प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, की ऐसी प्रथा जिसमें व्यक्ति कई एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे। पोलेंडी का मतलब बहुपति प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ वीमेन हैविंग सिंगल हस्बैंड, एक ऐसी प्रथा जिसमें कि महिलाओं को केवल एक ही पति रखने की अनुमति दी गई थी। तो इनमें से कौन सा लिखा हुआ है नोट मैच्ड करेक्टली, ये नोट का बड़ा ध्यान रखिएगा, पिछली बार 3 ऐसे सवाल थे जिनमें नोट लगा हुआ था और जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखते हो तो आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण्स लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल, these were meant to be followed by Brahmins in particular and the rest of the society in general. Mention the name of these codes. ब्राह्मणों के द्वारा, स्पेशली विशेष रूप से ब्राह्मणों के द्वारा और बाकी सोसाइटी के लोगों के द्वारा भी जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक रूप से जिस प्रकार का बिहेवियर किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कई सारे कोडिंग की गई है, कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के कानून कौन कौन सी बुक्स में लिखे गए हैं, उन कोड्स का नाम क्या है। ऑप्शन ए धर्मशास्त्र, ऑप्शन बी धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, एंड ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी।
द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ विलेज। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में शादी के कितने प्रकारों को रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। 8, 6, 4, 7, 8, 6, 4, 7। इनिशियली व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ गोत्र। शुरुआत में जो गोत्र का उदय है वो किसके द्वारा हुआ है? वैदिक सिर, एक वैदिक ऋषि से, मदर माता से, फादर पिता से, फैमिली परिवार से। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि शुरुआत में जो गोत्र वाला सिस्टम है उसका ओरिजिन क्या है, उसका उद्भव किससे हुआ है। 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गोत्र, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। गोत्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है उसको चूज करना है। इनकरेक्ट वन, ऑल दोज हु बिलोंग्ड टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज ए डिसेंडेंट्स। जो भी व्यक्ति एक ही गोत्र से संबंधित होते थे वो आपस में एक दूसरे के संबंधी माने जाते थे। सेकंड वन, वीमेन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज। शादी के बाद महिलाओं को अपने पिता के गोत्र को त्यागना होता था और अपने पति के गोत्र को धारण करना होता था। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुडंट मैरी। एक ही गोत्र के व्यक्तियों की आपस में शादी नहीं होती थी। ऑप्शन डी, रूल्स ऑफ गोत्र वर फॉलोड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इक्वली। गोत्र से संबंधित जो नियम है उनका पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समान रूप से पालन किया जाता था। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सातवाहन रूलर्स, दिस वीमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र। साथ ही इनमें से कुछ महिलाएं समान गोत्रों से संबंधित रखती थी। ऑप्शन डी, सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनोमिक्स। सातवाहन शासकों का संबंध, सातवाहन शासकों की जानकारी हमें उनकी माताओं के गोत्रों से मिलती है, यानी कि वो माताओं से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ई, सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैटर्नली इन सातवाहन रूलर्स। सातवाहन रूलर्स में जो सिंहासन है, जो उत्तराधिकार था, वो सामान्यतः पितृसत्तात्मक नियमों के तहत किया जाता था। यानी सातवाहन रूलर्स में जो सिंहासन किसको मिलेगा उसके लिए पितृसत्तात्मक थ्योरी को ध्यान में रखा जाता था। जैसे कि बेटे के बाद पिता, पिता के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से सिंहासन को सौंप दिया जाता था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सातवाहन रूलर से रिलेटेड, जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स को फॉलो करता है? दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद सातवाहन रूलर्स, लेकिन उसमें से ज्यादातर स्टेटमेंट्स हैं उनमें ब्राह्मणिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता था सातवाहन रूलर्स के द्वारा। लेकिन एक रूल ऐसा है जिसमें कि जो कि ब्राह्मणिकल रूल से फॉलो करता है, मैच करता है। यू हैव टू फाइंड आउट। 11th का, व्हिच ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइन्ड टू द वैश्याज एज पर द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के अनुसार वैश्यों के लिए किस प्रकार की ऑक्यूपेशन का निर्धारण किया गया था? धर्मशास्त्रों में नॉर्मली आप देखोगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के लिए अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशन, यानी किस प्रकार के काम उन्हें करने हैं, वो डिसाइड किए गए हैं। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में किस प्रकार का ऑक्यूपेशन वैश्यों के लिए डिसाइड किया गया है? ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, कृषि कार्य, पशुपालन और व्यापार करना। ऑप्शन बी, वारफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और प्रशासन, न्याय प्रशासन करना। ऑप्शन सी, स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड, यज्ञ वगैरह करना, एंड मेक गिफ्ट्स, और गिफ्ट वगैरह प्राप्त करना। ऑप्शन डी, सर्विंग द 3 हायर वर्णास, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशन वैश्यों से रिलेटेड है? यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वर अडॉप्टेड बाय द ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द आइडिया ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ 4 कैटेगरीज और वर्णास। ब्राह्मणों के द्वारा जो अलग अलग 4 वर्ण समूह हैं, उनके लिए कौन कौन से ऑक्यूपेशन होंगे, उनको कौन कौन से कार्य करने हैं, इस सिस्टम को सोसाइटी में एनफोर्स करने के लिए, सोसाइटी में चलाने के लिए उन्होंने किन किन प्रकार की तकनीकों का सहायता लिया, किस किस प्रकार की उन्होंने स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया था। नंबर ए, द ब्राह्मणास असर्ट दैट द वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ब्राह्मणों ने इस बात पर जोर दिया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसका जो स्रोत है वो एक देवी व्यवस्था है जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन बी, द ब्राह्मणास एडवाइज्ड किंग्स टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। ब्राह्मणों ने राजा को यह सलाह दी कि वर्णों से संबंधित जो ये नियम है, इनका उनके साम्राज्य में पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, दे अटेम्प्टेड टू परस्यूट पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ।
उन्होंने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि सोसाइटी के अंदर उनका जो स्टेटस है, सोसाइटी में उनका जो स्थान है, वो उनके जन्म के आधार पर डिसाइड होता है। ऑप्शन डी ऑल दी अबव, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, द शख्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय विच नेम? मध्य एशिया से आने वाले शक शासकों को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी अनटचेबल्स, ऑप्शन सी लो ओरिजिन, ऑप्शन डी मल्लेच। ऑप्शन ए शूद्र, ऑप्शन बी अनटचेबल यानी जो अंत्यज होते हैं जिनको स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लो ओरिजिन निम्न जन्म वाले, ऑप्शन डी मल्लेच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अकॉर्डिंग टू शास्त्राज ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय वर्ग से ही राजा बन सकता है। ऑप्शन बी बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट मौर्यंस वर क्षत्रियाज, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन। जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जो स्रोत है वो ये हमें बताते हैं कि मौर्यन वंश के लोग क्षत्रिय वर्ग से थे, जबकि ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है वो हमें ये बताते हैं कि मौर्यन लोग हैं वो निम्न वर्ग से थे। ऑप्शन सी द सुंगाज एंड द कण्वाज, सुंग और कण्व वंश के राजा, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्याज, जो कि मौर्यों के तुरंत बाद मगध के शासक बने थे, वर क्षत्रिय वर्ग से रिलेटेड थे। ऑप्शन डी द सकाज हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज द मल्लेच, शक जो कि मध्य एशिया से आए थे उनको मल्लेच के रूप में बुलाया जाता था। तो इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट है देयर आर, पिछली बार ऐसे दो सवाल आए थे जिनमें आपको स्टेटमेंट ए दिया होता है और एक रीजन दिया होता है, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है ऑप्शंस में से कौन सा सही है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इस प्रकार के सवालों को यदि आपको सही तरीके से देखना है तो पहले एक साथ दोनों को मत देखो कि स्टेटमेंट ए क्या है, स्टेटमेंट बी क्या है, पहले दोनों को टुकड़ों में देखो कि स्टेटमेंट ए अलग से आप पढ़ो, फिर रीजन आर को अलग से पढ़ो, फिर देखो कि स्टेटमेंट ए अगर सही है तो उसके आगे लिख दो ट्रू, उसके बाद आपको लग रहा है स्टेटमेंट आर भी सही है तो ट्रू लिख दो, फिर आप देखो कि स्टेटमेंट ए में जो रीजन दिया गया है, स्टेटमेंट ए में जो स्टेटमेंट है क्या उसका रीजन है वो आर हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट ए में जो बात बोली गई है क्या उसको आर एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो फिर आपकी थर्ड स्टेप होगी। तो इस प्रकार से यदि इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस प्रकार के सवालों को आप करोगे तो इजीली आंसर आप ढूंढ पाओगे। तो स्टेटमेंट ए हमें बोला कि मल्लेच वर फेमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशंस, जो मल्लेच लोग थे वो संस्कृत ट्रेडिशन से उनका संबंध था, यानी कि संस्कृत ट्रेडिशन को वो जानते थे, संस्कृत के बारे में वो जानकारी रखते थे। रीजन आर, जो इसका रीजन दिया गया है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रदामन द बेस्ट नोन शक रूलर रीबिल्ड सुदर्शन लेक, कि एक शुरुआती अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसमें हमें यह वर्णन मिलता है कि प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का दोबारा से निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आर ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ए सही है आर गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए इज ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए सही है और आर उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है, ए इज ट्रू बट आर डिडंट एक्सप्लेन ए सही है लेकिन आर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो विच स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट। 16th, which ruler of the Satwan dynasty was known as the unique Brahman, एक ब्राह्मण and destroyer of the pride of the Kshatriyas? इनमें से सातवान वंश के किस शासक को यूनिक ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, यानी अनोखे ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है, या उसको एक ब्राह्मण भी बोला गया है, साथ ही उसने ये उपाधि, उसकी ये उपाधि भी है डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियाज, साथ ही उसे क्षत्रियों के घमंड को नष्ट करने वाला भी बोला गया है। तो ऐसा कौन सा सातवान डायनेस्टी का, सातवान साम्राज्य का, सातवान वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे कि एक ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण या क्षत्रियों के घमंड को नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियाज बोला गया है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र श्री नाटकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठ पुत्र श्री नाटकर्णी। नाउ 17th, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सातवान डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? सातवान वंश से संबंधित इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही नहीं है? ऑप्शन ए दे इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णाज, कि सातवान वंश से संबंधित शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि चार वर्णों के बीच में किसी प्रकार की इंटर मैरिज नहीं होगी, यानी उनमें एक वर्ण का उसी वर्ण के अंदर विवाह होगा, वर्ण से बाहर विवाह नहीं होगा, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। ऑप्शन बी दे एंटर्ड इनटू ए मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन,
ऑप्शन बी हमें बोला है कि सातवाहन वंश के शासकों ने रुद्रदामन जो शासक था उसके वंश से संबंध बनाने के लिए शादी के गठबंधन किए। ऑप्शन सी, दी सातवान्स क्लेम टू बी ब्राह्मण, सातवानों ने अपने आप को ब्राह्मण के रूप में क्लेम किया, अपने आप को ब्राह्मण माना है। वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण किंग्स ought to have been क्षत्रियास, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा को हमेशा क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए। ऑप्शन डी, दे प्रैक्टिस्ड एक्सोनोमस सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, उन्होंने शादी के लिए जो बहिर्विवाह वाली व्यवस्था जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में दी है हमेशा उसका पालन किया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द जाति विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जाति से संबंधित कौन से स्टेटमेंट है वो सही है। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ब्राह्मणिकल थ्योरी के अनुसार जाति भी वर्ण की तरह ही जन्म के ऊपर आधारित थी। देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिज, जातियों की संख्या के ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जातियां कितनी भी हो सकती थी। जैसे वर्ण 4 होते हैं वैसे जाति 4 नहीं होती थी, जातियों के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ऑप्शन सी, व्हेनेवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर न्यू ग्रुप्स, जैसे ही ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को कोई नए वर्ग से उनका परिचय होता था। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज द निषाद्स व्हिच डिड नॉट इजीली फिट इनटू द फोरफोल्ड वर्णा सिस्टम, दे क्लासिफाइड देम एज जातिज। तो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को जैसे भी कोई ऐसा नया वर्ग मिलता था जिनको कि 4 वर्णों में स्थान नहीं दिया जा सकता था तो उनको वो सामान्यतः जाति में क्लासिफाई कर देते थे। ऑप्शन डी, जातिज विच शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स, ऐसी जातियां जो कि सामान्यतः एक ही ऑक्यूपेशन से या एक ही काम से जुड़ी हुई थी वो कई बार अपने आप को श्रेणी या गिल्ड्स के रूप में एकत्रित कर लेती थी। ऑप्शन ई, ऑल दी अबव की सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यू हैव टू फाइंड आउट। 19, विच स्टोन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स और जातिज, इनमें से कौन सा पत्थर का अभिलेख है जो कि हमें सिल्क बुनकर हैं, जो रेशम के बुनकर हैं, उनकी गिल्ड और उनकी जाति के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन बी, टोपरा स्तंभ लेख, ऑप्शन सी, मंदसौर स्तंभ लेख, ऑप्शन डी, दिल्ली स्तंभ लेख। 20, टू विच कैटेगरी एकलव्य वाज बिलोंग्ड, एकलव्य का संबंध किस कैटेगरी से था। ऑप्शन ए, ट्राइबल, ऑप्शन बी, निशंका, ऑप्शन डी, द यदुवंशी, ऑप्शन डी, द निषाद, कि वो ट्राइबल आदिवासी था, बी निशंक था, सी यदुवंशी था और डी वो निषाद जाति से था। उसकी जाति का नाम क्या था, वो किस जाति से रिलेटेड था। Those people who spoke non-Sanskrit language were labeled as, ब्राह्मणिकल टर्म्स में, ब्राह्मणिकल ग्रंथों में जो संस्कृत भाषा का यूज नहीं करते थे उनको किस नाम से बुलाया गया है। ए, ऑप्शन निषाद, ऑप्शन बी, ट्राइबल्स, ऑप्शन सी, मल्लेच, ऑप्शन डी, अनटचेबल्स। ब्राह्मणिकल ग्रंथों में वे लोग जो कि संस्कृत भाषा का यूज नहीं करते थे उन्हें या तो निषाद बोला गया है या ट्राइबल्स बोला गया है। निषाद भी जाति का नाम है, ट्राइबल आदिवासी, मल्लेच भी ब्राह्मणों ने एक जाति का नाम दिया, और अनटचेबल्स यानी जो कि जिनको टच नहीं किया जा सकता वो लोग। ऑप्शन 22, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग, लोगों की टचिंग वाले से लेकर प्योरिटी एक्सपेक्ट को लेकर, शुद्धता के एक्सपेक्ट को लेकर ब्राह्मणों के द्वारा कई सारी ऐसी एक्टिविटी है जिनको कि प्रदूषित माना गया है। दीज इंक्लूडेड, इन इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल है कॉर्प्सेज एंड डेड एनिमल्स, कि किसी भी प्रकार के मृत जानवरों को या लाशों को हैंडल करना, उनको छूना। दोज हु परफॉर्म्ड सच टास्क, वे लोग जो इस प्रकार के कार्य करते थे, दे आर डेजिग्नेटेड एज, उनको इस नाम से पुकारा जाता है। वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, और जिनको की जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसमें इस प्रकार के ऐसे लोग कौन थे जो कि डेड एनिमल्स और यानी कि मरे हुए जानवर और मृत देह को हैंडल करने का काम करते थे, और साथ ही ब्राह्मणिकल सिस्टम में उन्हें सोसाइटी में सबसे बॉटम में जगह दी गई है। ऑप्शन ए, मल्लेच, ऑप्शन बी, अनटचेबल्स, ऑप्शन सी, ट्राइबल्स, ऑप्शन डी, चांडाल्स। 23, राइट द ब्राह्मण्स, while the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as mention the name of such categories. कुछ लोगों को ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था में, अपनी जो व्यवस्था थी उससे पूरी तरह उस व्यवस्था से बाहर के व्यक्ति मानते हुए उनके लिए एक अलग से एक सामाजिक भेदभाव की व्यवस्था डिसाइड की, और जिसमें उनको एक विशेष श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
यानी while the Brahmins considered some people as being outside the system, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि ब्राह्मण्स अपनी जो पूरी व्यवस्था थी उससे एकदम बाहर का मानते थे, और उनके साथ एक पूरा सोशल डिवाइड, एक पूरा सामाजिक विभाजन बनाने के लिए उन लोगों को एक विशेष कैटेगरी में, एक विशेष वर्ग में उन्होंने रखा है। इस कैटेगरी का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनटचेबल्स, ऑप्शन बी मल्लेट्स, ऑप्शन सी ट्राइबल्स, ऑप्शन डी निषाद्स। 24 दी मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स। मनुस्मृति में चांडालों से रिलेटेड कुछ ड्यूटियां दी गई हैं। विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन ए दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स एंड वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, साथ ही उन्हें लोहे के आभूषण धारण करने होते थे, और जो मरे हुए लोग होते थे उन्हीं के कपड़े और बर्तनों का यूज करना होता था। ऑप्शन बी दे कुड नॉट वॉक आउट अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, गांव या शहरों में उन्हें रात को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऑप्शन सी दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व्ड एज एक्सपेंजर्स, उन लोगों को, उन मृत लोगों की बॉडियों को डिस्पोज करना होता था जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होते थे, और इस प्रकार से वो एक्सपेंजर्स के रूप में, साफ सफाई वालों के रूप में काम करते थे। ऑप्शन डी द चाइनीज बुद्धिस्ट, चाइना से आने वाले बुद्धिस्ट मोंक फाइयान लिखते हैं The untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them, कि इस प्रकार के जो अनटचेबल लोग होते हैं उन्हें किसी भी गली में जाते समय एक क्लेपर बजानी होती थी, एक घंटी बजानी होती थी, ताकि लोग उन्हें देखने से बच सकें। ऑप्शन ई Hanzang observed the exchangers and scavengers were forced to live inside the city. हैंजवांग ने देखा कि ये सफाई करने वाले जो स्वेंजर्स और एक्सवेंजर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो डेड बॉडी वगैरह उठाने का काम करते थे या मैला ढोने का काम करते थे, उनको शहर के अंदर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। तो विच वन इज द इनकरेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 25 इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांटेड एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी, जेंडर्ड एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर जो लैंगिक रूप से जो अधिकार है, इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ब्राह्मणिकल सिस्टम में संपत्ति के ऊपर जो अधिकार है उसके लिए एक लैंगिक व्यवस्था की गई। संपत्ति के ऊपर अधिकार स्त्री पुरुषों में से किसका अधिकार माना जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं। तो इनसे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार आप देख नहीं पा रहे हो क्या? According to मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार the parental estate was to be divided equally amongst the sons after the death of the parents with a special share of the eldest. मनुस्मृति के अनुसार जो पेरेंटल एस्टेट होती थी, जो माता पिता की जो संपत्ति होती थी, उसका समान रूप से विभाजन किया जाता था, और जो बड़ा बेटा होता था उसको इसमें एक विशेष हिस्सा दिया जाता था। ऑप्शन बी वीमेन कुड नॉट क्लेम ए शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, महिलाओं को इस प्रकार के रिसोर्स में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, यानी पुरुष की संपत्ति में महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। ऑप्शन सी वीमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एट द स्त्री धन, महिलाओं को अपने शादी के समय जो गिफ्ट मिलती थी, जिनको स्त्री धन के नाम से जाना जाता है, उसको रखने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन डी स्त्री धन कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड हैड स्पेशल क्लेम ऑन इट, जो महिलाओं का जो स्त्री धन था वो उसके बच्चों को मिलता था, साथ ही उसके हस्बैंड का भी उसके ऊपर एक विशेष अधिकार होता था, उसके पति का भी उसके ऊपर एक विशेष अधिकार माना गया है। ऑप्शन ई मनुस्मृति वार्नड वीमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, मनुस्मृति महिलाओं को चेतावनी देती है कि उन्हें फैमिली की संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन,
साथ ही चाहे उनकी खुद की भी कुछ मूल्यवान सामग्रियों अपने पति की परमिशन के बिना उन्हें इस प्रकार की संपत्ति को छुपाना नहीं चाहिए। The convicative evidence, both epigramic and textual, suggests that the while upper class women may have had access to the resources. हमारे पास अभिलेख से रिलेटेड और लिखित रूप से दोनों ही स्रोत हैं जो ये बताते हैं कि उस समय जो अपर क्लास की महिलाएं थी उनका संसाधनों के ऊपर विशेष अधिकार होता था। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 26. According to Brahmanical text, which were the two bases for regulating access to wealth? Brahmanical text के अनुसार, ब्राह्मणिकल ग्रंथ के अनुसार इनमें से कौन से दो ऐसे समूह हैं जिसके आधार पर संपत्ति का निर्धारण किया जाता था? ऑप्शन ए बर्थ एंड जेंडर, जन्म और लिंग के आधार पर। बर्थ एंड वर्ण, जन्म और वर्ण के आधार पर। वर्ण एंड जेंडर, वर्ण और लिंग के आधार पर। वर्ण एंड कास्ट, वर्ण और जाति के आधार पर। तो ये ऐसे कौन से दो वर्ग थे जिसके आधार पर संपत्ति का निर्धारण किया जाता था कि संपत्ति के ऊपर अधिकार किसका होगा, ये आपको बताना। 27. स्टेटमेंट ए, द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी। बौद्ध ग्रंथों में ये माना गया है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे भेदभाव हैं। रीजन आर द बुद्धिस्ट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। लेकिन बौद्ध ग्रंथ हैं वो इस प्रकार के भेदभावों को नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं मानते हैं, या ऐसा नहीं मानते कि उनको बदला नहीं जा सके। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। साथ ही बौद्ध ग्रंथों में जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार को भी रिजेक्ट कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन डी ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डिडंट एक्सप्लेन ए। 28. एज पर दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्त पिटिका, जो बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक है उसके अनुसार, एज ह्यूमन बींग्स बिकेम इंक्रीजिंगली ग्रेडी, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स है वो ज्यादा लालची होते गए, विंडिक्टिव, जब वो इस प्रकार से स्वार्थी होते गए, डिसाइडफुल, दे इलेक्टेड ए लीडर फॉर देमसेल्व्स, तो उन्होंने अपने लिए एक नेता का निर्वाचन किया, एक नेता का चुनाव किया। विच नेम वाज गिवन टू दिस लीडर, और इस नेता को उन्होंने क्या नाम दिया है सुत्त पिटक में? महामत्ता, महास्मत्ता, सरमन, धर्मनिष्ठ। सुत्त पिटक की कहानी आपकी बुक में उसमें ये नाम दिया गया। 29. Which of the following elements are considered by the historians when they analyze text? हिस्टोरियन जब किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो इनमें से किन किन एलिमेंट को वो कंसीडर करते हैं? ऑप्शन ए लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, की टेक्स्ट की भाषा कैसी है। ऑप्शन बी दी ऑथर्स पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज, जो लिखने वाला है उसका किस प्रकार के पर्सपेक्टिव है, उसके विचार कैसे हैं। ऑप्शन सी द प्लेस वेयर द टेक्स्ट हैज बीन कंपोज्ड, की वो जगह जहां पर उस टेक्स्ट को रचा गया, उसकी रचना की गई है। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट, की उस टेक्स्ट की क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या ऐतिहासिक महत्ता है, इसको ध्यान में रखना। तो इनमें से कौन सी चीज को हिस्टोरिकल्स जब किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो उस समय विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं? डी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द महाभारत, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। महाभारत से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ वेदास, महाभारत में जिस संस्कृत भाषा का यूज की गई है, जिस संस्कृत भाषा का यूज किया गया है वो वेदों की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा कठिन है। ऑप्शन बी हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स, इतिहासकार सामान्यतः महाभारत की जो कहानी है उसको दो ब्रॉड हेड्स में रखते हैं, उसको दो अलग अलग वर्गों में रखते हैं। ऑप्शन सी द डेडियाटिक सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड द नैरेटिव ऑफन कंटेन्स ए सोशल मैसेज, जो इसका जो डेडियाटिक पार्ट है, जो वर्णनात्मक पार्ट है, उसमें ज्यादातर कहानियों को रखा गया है, साथ ही जो नैरेटिव पार्ट है उसमें नॉर्मली सामाजिक संदेशों को रखा गया है। ऑप्शन डी द डेडियाटिक पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर दिस टेक्स्ट, जो डेडियाटिक पोर्शन है, जो इसका वर्णनात्मक पोर्शन है, वो सामान्यतः इस टेक्स्ट में बाद में जोड़ा गया है। ऑप्शन ई द मोस्ट इंपोर्टेंट डेडियाटिक सेक्शन ऑफ द महाभारत इज द भगवत गीता, महाभारत के जो डेडियाटिक पोर्शन है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है। ऑप्शन एफ द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चार्टियर्स बार्ड्स नोन एज द सूताज, महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो मूल कहानी है, वो शायद जो रथ चलाने वाले होते हैं, जिनको सामान्यतः सूत के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन जी द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशंस, शुरुआती संस्कृत ट्रेडिशंस है उनमें इस ग्रंथ को इतिहास के नाम से वर्णित किया गया है। ऑप्शन एच ऑल दी अबव, सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 31 हु एक्सपेक्टेड एट ए विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ इन 1951-52, मेरठ के अंदर हस्तिनापुर नाम से जो गांव था वहां पर 1951-52 में जो एक्सकवेशंस हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उस आर्कियोलॉजिस्ट का क्या नाम है?
ऑप्शन ए बी बी लाल, ऑप्शन बी एस झा, ऑप्शन सी बी गुप्ते, ऑप्शन डी JS लाल। 32. Consider the following statements in respect of the excavation at a village named Hastinapur. Find out the incorrect option. हस्तिनापुर गांव में जो एक्सवेशन हुए हैं, जो खोज हुई है, जो खुदाई हुई है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ 2 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर 2 अलग अलग स्तरों में लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन बी, सम ऑफ द हाउसेज हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद मड। इनमें से कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनी हुई थी, जिनके ऊपर मड से जो कच्ची मिट्टी होती है उसका लेप किया गया था। ऑप्शन सी, हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक्स। इस समय के घरों का निर्माण कीचड़ से बनी ईंटों यानी कच्ची ईंटों के साथ साथ जो पकी हुई ईंटें थी दोनों से किया गया था। ऑप्शन डी, सोकेज जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर। जो सोखने वाले गड्ढे हैं, जो ब्रिक ड्रेन्स हैं, उनका यूज घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। ऑप्शन ई, टेराकोटा रिंग वेल्स मे हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स। जो टेराकोटा के जो वलय कुएं हैं, उनका निर्माण सामान्यतः कुओं के रूप में और ड्रेनेज पिट के रूप में, दोनों के रूप में ही किया जाता था। 33. इन दी महाभारत द्रौपदी मैरिज विद पांडवाज इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ मैरिज। महाभारत में जो द्रौपदी की पांडवों के साथ जो शादी है वो किस प्रकार की शादी मानी जाती है? वॉलेंट्री मैरिज, पॉलिजनियस मैरिज, एक्सोगोमी मैरिज, एंडोगोमी मैरिज। वॉलेंट्री का मतलब बहुपति विवाह, बी का बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी बहिर्विवाह, ऑप्शन डी अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 34. हु रोड द स्टोरी कुंती और निषादी। कुंती और निषादी के नाम से जो एक शॉर्ट स्टोरी है उसकी रचना किसने की है? महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी राकेश मोहन, ऑप्शन डी दीप्ति नवल। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे कंक्लूड होता है। इस बार जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों की आंसर हम आज शाम को 4 o'clock की क्लास में कंप्लीट करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। थैंक्स, बाय बाय। Hi friends, welcome again for MCQ videos. Chapter number 2, Kings, Farmers and Towns. पहला जो क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति was composed by हरिसेना in 4th century BCE। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस के नाम से, क्योंकि पहले इस प्रशस्ति से पहले सम्राट अशोक के द्वारा इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखाए गए थे और उसी इंस्क्रिप्शन वाले स्टोन के ऊपर प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया है। हरिसेन ने इसे लिखा है। ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। प्रशस्ति का मतलब होता है पोइट जब अपने किसी राजा की प्रशंसा करता है तो उसको प्रशस्ति बोला जाता है। और ये प्रशस्ति संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, द जातक्स वर रिटन इन लैंग्वेज पाली। तो जातक है वो भगवान महात्मा बुद्ध की जन्म से रिलेटेड कहानियाँ हैं, इसमें इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बौद्ध जितना भी लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में है और जैन लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में है। दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा MCQ के लिए। इनिशियली राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध। लेटर इन 4th century BC इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। शुरुआत में जो मगध एम्पायर की मगध महाजनपद की कैपिटल है वो राजगृह थी, उसके बाद वो कैपिटल पाटलिपुत्र हो गई है। ठीक है। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। सम्राट अशोक के द्वारा धम्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम धम्म महामात्र है। द माइन इम्पोर्टेंट फॉर टेपिंग गोल्ड इन कर्नाटका वाज द गोल्डन माउंटेन स्वर्णगिरी। कोटिले ने बताया कि कर्नाटका के अंदर जो गोल्डन माउंटेन है, जो इसका नाम उसने स्वर्णगिरी बताया, जहाँ से सोने को निकाला जाता था। ये कोटिले की बुक अर्थशास्त्र में मिलता है हमें। और कौशलाज स्टैचूज ऑफ ए कुषाण रूलर्स हैव बीन फाउंड इन मथुरा। मथुरा में जो कुषाण शासक है उनकी मूर्तियाँ हमें मिली हैं, जिसमें उसकी पहचान कुषाण शासकों से इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो यूनिफॉर्म है उस मूर्तियों के ऊपर वो यूनिफॉर्म उनसे मैचअप करती है। ठीक है। अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी लैंग्वेज में जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है और अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का काम सबसे पहले जिसने किया उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। उसने 1838 में पढ़ा है और उसने बताया इनकी लैंग्वेज 3 टाइप की लैंग्वेज में लिखे गए थे, खरोष्टी, अरामाइक और आपके ब्राह्मी लैंग्वेज में। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लैंग्वेज थी उसको इसमें रिटर्न आउट किया है। इंस्क्रिप्शन और लिटरेचर कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ किंग्स वर नोन एज द प्रशस्ति। राजा की प्रशंसा में जो इंस्क्रिप्शन या लिटरेचर लिखा जाता था उसको प्रशस्ति बोला जाता है। प्रभावती गुप्त वाज मैरिड इनटू द रूलिंग फैमिली ऑफ वाकाटक। प्रभावती गुप्त जो कि गुप्त एम्पायर की प्रिंसेस थी, उसकी शादी वाकाटक एम्पायर में हुई थी। प्रभावती गुप्त फेमस है अपने जो उस समय जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, ज़मीन का जो अनुदान किया जाता था, तो उस उन लैंड ग्रांट्स को ताम्र अभिलेखों पर
कॉपर इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया जाता था। तो प्रभावती गुप्त का इसी प्रकार का एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जिसमें वो बोल रही है कि मैंने इस विलेज को इतनी लैंड ग्रांट्स दी हैं। तो प्रभावती गुप्त की इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जो महिलाओं के पास कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स राइट्स थे, लेकिन स्पेशली अपर क्लास की फैमिलीज़ में। और साथ ही उस समय जो गुप्ता एम्पायर था उस समय लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। तो ये भी एक इंस्क्रिप्शन हमारी हेल्प करता है लैंड ग्रांट्स से रिलेटेड हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। अर्लीस्ट कॉइन्स टू बी मिंटेड एंड यूज फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC वर द पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन जो सिल्वर और आपके ब्रॉन्ज ये कॉपर कॉइन्स थे। तो पंचमार्क इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन कॉइन्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती थी। इनको नॉर्मली जो मेटल है उसको गर्म कर लिया जाता था, उसके बाद इनके ऊपर पंच करके इन कॉइन्स को तैयार किया जाता था, इसलिए इन कॉइन्स का नाम पंचमार्क कॉइन बोला गया है। ये इंडिया के फर्स्ट कॉइन्स हैं। सुदर्शन लेक वाज रीबिल्ट बाय द शक रूलर रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन है, उसके द्वारा सुदर्शन लेक को दोबारा से बनवाया गया था। इसका एक अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया था। उससे पहले सुदर्शन लेक का रीबिल्ड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम भी हुआ है। तो ये सारी बातें इसमें ठीक है। मेगास्थनीज था वो ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने अपनी एक बुक लिखी है इंडिका, जो कि मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें कि उसने मौर्यन की जो शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन और जो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में उसने बताया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स कॉल्ड द श्रेणीज या गिल्ड्स। जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स होते थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसको उस समय श्रेणी या गिल्ड का नाम दिया गया है, जो कि रेगुलेटेड प्रोडक्शन और मार्केटेड फिनिश प्रोडक्ट्स है, जो कि उसमें प्रोडक्शन और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन को रेगुलेट करते थे। उसका नाम श्रेणी या गिल्ड्स है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को एपिग्राफी बोला गया है। मेगास्थनीज हैज मेंशन्ड ए कमेटी विद ए 6 सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज। मेगास्थनीज ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताया कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए कमेटी होती है, जिसके अंदर 6 सब कमेटी होती है। द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड मैसेज टू द सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस वाज अशोका। अशोका पहला शासक था जिसने कि स्टोन सरफेस के ऊपर अपने मैसेज को जनता के लिए इंस्क्राइब करवाया था। जनपदा मीन्स द लैंड वेयर ए जना सेट्स इट्स रूट और सेटल्स इट। इज ए वर्ड इज यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो पहले जन बना है, जन से जनपद बने हैं, और जनपद का जो बड़ा रूप है वो महाजनपद है। तो जनपद जो वर्ड है वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में यूज हुआ है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कुषाण एंड गुप्ता मिंटेड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन कुषाण शासकों के द्वारा बनाए जारी किए गए थे। उसके बाद गुप्त एम्पायर में भी बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स को जारी किया गया है। अशोका का जो ब्रह्मी वाला इंस्क्रिप्शन है वो जेम्स प्रिसेम ने 1838 में उसका मीनिंग निकाला है। MCQ है, देमाजी प्रिया मीन्स कि बी का प्रेजेंट ऑफ बी होल्ड। ये अशोका का जो नाम इंस्क्रिप्शन में मिलता है उसका मीनिंग इसमें है कि प्रेजेंट टू बी होल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू दी महाजनपद। महाजनपद से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। 18 नंबर तो महाजनपद नंबर में 16 थे, ये स्टेटमेंट गलत है। देयर वर मोनार्कीज ओनली, तो मोनार्की नहीं थे, उसमें कुछ रिपब्लिक भी थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे हैड कैपिटल सिटीज विच वर ऑफन फोर्टिफाइड, की कैपिटल सिटी थी वो ज़्यादातर फोर्टिफाइड होती थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दे वर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेटू, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ज़्यादातर महाजनपद थे वो स्पेशली गंगेटिक रिवर वैली वाला जो इलाका है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया और जो वहीं पे स्थित है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द धमा इज फॉल्स। धम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों के प्रति रिलीजियस टॉलरेंस रखना। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, स्लेव्स और सर्वेंट्स को दयालुता से ट्रीट करना। सेक्रीफाइस एनिमल्स इन नेम ऑफ रिलीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्रीफाइस एनिमल्स इन नेम ऑफ रिलीजन ये आपके वैदिक रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मगध इज इनकरेक्ट। मगध से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हैज़ हाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मगध में हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, सही है क्योंकि गंगेटिक वैली में स्थित था तो यहाँ पे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता था। एलिफेंट्स और फाउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मिलते थे यहाँ के फॉरेस्ट में एलिफेंट मिलते थे, ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप कम्युनिकेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तुंगभद्रा रिवर साउथ इंडिया में है, यहाँ पे गंगेटिक रिवर है। गंगेटिक एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, तो ये सी स्टेटमेंट और रॉन्ग है। इट हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और ये स्टेटमेंट भी सही है। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय द कौटिल्य। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी वर डिप्राइव्ड बाय द जेम्स प्रिंसे। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लैंग्वेज को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन इज, मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का सोर्स आपका अर्थशास्त्र। मनुस्मृति भी उसके बाद लिखा गया। ऋग्वेद भी बहुत पहले के हैं, महाभारत उसके बाद में लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का इसका मेन सोर्स है।
द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया वर इशूड बाई इंडिया में प्रथम गोल्ड कॉइन किस शासकों के द्वारा जारी किए गए थे? तो उनका नाम है कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन जारी किए थे। कुषाण शासक थे वो उस समय जो चाइना से आने वाला जो रेशम रूट होता था उसके ऊपर उनका अधिकार था, तो उस रेशम रूट से वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करते थे, जिसके कारण ये एम्पायर बहुत ही समृद्ध एम्पायर था। तो उसी के समय इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट? इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशन से कौन सा स्टेट रेफरेंस है वो इनकरेक्ट है? समटाइम्स लेटर्स आर फाइनली फेंटली इनग्रेव्ड, ये भी सही है। नोट ऑल इंस्क्रिप्शंस हैव सर्वाइव्ड, ऑल इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्पेंसेड, जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस डू नॉट फाइंड ए मेंशन टू बी लिमिटेड इंस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है कि सभी के सभी इंस्क्रिप्शन से वो समाप्त हो चुके। द स्टोरी नोन एज गटेंडू जातक डिस्क्राइब्स द कलिंगा वार फोर्ट बाई अशोका, द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विकेट किंग। बी स्टेटमेंट सही है। इसमें द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा द एग्रीकल्चर टेक्निक्स से यूज बाई मॉरियंस, तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। एक विकेट किंग है उसकी कहानी इसमें बताई गई है। तक्षशिला एंड उज्जैन वर, तक्षशिला और उज्जैन थे तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मौर्यन एम्पायर थे, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैन दोनों का, तो इसमें शायद तक्षशिला में अशोक को जब शासक बना था उससे पहले उसको वहाँ पे गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। तो तक्षशिला एंड उज्जैन वर द इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके। कलिंगा विच वॉज कॉन्क्वर्ड बाय अशोका इज लोकेटेड, कलिंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपके वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंगा उड़ीसा में है। इसमें सी ऊपर आ गई। प्रेजेंट डे उड़ीसा में कलिंगा है। प्रेजेंट डे उड़ीसा को उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। प्रशस्ति क्यों लिखी जाती थी? तो प्रशस्ति सिंग द प्रेज ऑफ किंग्स के लिए लिखी जाती थी। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। राजा की प्रशंसा के लिए, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखी गई। द स्टडी ऑफ कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्टिक बोलते थे। ओके। ट्रू फॉल्स में जेम्स प्रिंसेप इनसेप्ट द ब्राह्मी एंड क्रोस्टी स्क्रिप्ट, ये स्टेटमेंट सही है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए इन दोनों लैंग्वेज का पता लगाया था। देयर वर ऑल टुगेदर 18 महाजनपद, 18 महाजनपद है, स्टेटमेंट गलत है। टोटल महाजनपद की संख्या 16 थी। सम ऑफ द महाजनपद वर ओलिगार्की, ये स्टेटमेंट सही है। तो और बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी, बिंबिसार और अजातशत्रु गुप्ता डायनेस्टी से नहीं बल्कि मगध महाजनपद से उनका रिलेशन था। और फिर पटना इज ए मॉडर्न नेम ऑफ राजगृह, एंशिएंट कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये गलत है क्योंकि मॉडर्न नेम पटना और राजगृह का मॉडर्न नेम नहीं है, बल्कि पाटलिपुत्र का मॉडर्न नेम पटना हो सकता है। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ अशोका, मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो इंडिया में ऐसे पहले कॉइन जिन पे राजाओं की इमेज और उनके नाम थे वो इंडो ग्रीक्स ने लागू किए थे। इंडिया के पहले कॉइन पंचमार्क कॉइन थे और इंडिया में पहले गोल्ड कॉइन्स हैं वो कुषाण एम्पायर के द्वारा लागू किए गए थे। कॉइन्स की स्टडी को आपको न्यूमिस्टिक बोला जाता है। तो ये चारों स्टेटमेंट कॉइन से रिलेटेड है, एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना। पहले जो कॉइन्स है इंडिया के वो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स हैं जिनको पंच मार्क कॉइन बोला जाता है। इंडिया में पहले इमेज और शासकों के नाम धारण करने वाले कॉइन्स हो इंडो ग्रीक्स के द्वारा लागू किए गए हैं। इंडिया में फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स हो कुषाण शासकों के द्वारा लागू किए गए हैं। और कॉइन्स की स्टडी को आपको न्यूमिस्टिक बोला जाता है, ये ध्यान रखना। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय दी सातवानों के द्वारा गोल्ड कॉइन नहीं की इश्यू किए गए थे। पहली बार गोल्ड कॉइन्स वो इंडिया में कुषाण शासकों के द्वारा इशू किए गए थे। द लॉइन कैपिटल टेकन फ्रॉम द सारनाथ अशोक पिलर इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट सही है। मैनी कुषाणा रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र और सन ऑफ द गॉड, ये स्टेटमेंट भी सही है। कुषाण शासकों ने कई सारे कुषाण शासकों ने देवपुत्र या सन ऑफ गॉड की उपाधियां ली हैं। द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द ट्रांसप्लांटेशन, तो व्हीट का कल्टीवेशन नहीं बढ़ा था बल्कि धान का कल्टीवेशन बढ़ा था, राइस कल्टीवेशन बढ़ गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय हरिसेना वाज कंपोज्ड इन प्राकृत, तो प्रयाग प्रशस्ति उसको प्राकृत लैंग्वेज में नहीं बल्कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। हरिसेन ने इस प्रशस्ति को लिखा है जिसमें कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। देवानी प्रिय एंड प्रियदर्शी इज ऑफन यूज टू रेफर टू अशोका, ये स्टेटमेंट सही है। ये दोनों नाम अशोक के लिए यूज होते हैं। प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ द समुद्रगुप्ता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रभावती समुद्रगुप्त की पुत्री नहीं थी। गिल्ड्स एंड श्रेणीज वर ऑर्गेनाइज ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट, ये स्टेटमेंट सही है। उस समय जो एंशिएंट टाइम में क्राफ्ट प्रोडक्शन करने वाले जो मर्चेंट्स होते थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता था उसको गिल्ड्स या श्रेणी बोला जाता था। द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑन पेपर इज नोन एज द पेलियोग्राफी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, कैलीग्राफी बोलते हैं। द गिफ्ट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स इज टर्म्ड एज वोटिव इंस्क्रिप्शंस, ये स्टेटमेंट सही है। जेम्स प्रिंसेप डिसेम्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1738, ये स्टेटमेंट गलत है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट का पता लगाया है लेकिन ये 1738 नहीं है, डेट देखना पीछे। द सुदर्शन लेक वाज रिकंस्ट्रक्टेड विच इट एम्बार्क्ड बाय द शक ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी, शक के द्वारा नहीं किया गया था, ये रुद्र दामन के द्वारा किया गया था।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज स्टेटोग्राफी, स्टेटोग्राफी नहीं बोलते हैं इसको। स्टेटोग्राफी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जो अलग अलग स्तरों पे जो खुदाई की जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसको स्टेटोग्राफी बोलते हैं। हैज सरिता वाज रिटन बाय बाण भट्टा, ये स्टेटमेंट सही है। बाण भट्ट ने जो हर्षवर्धन शासक था उसकी बायोग्राफी के रूप में इसकी रचना की है। इसकी लैंग्वेज संस्कृत है। समुद्रगुप्ता वाज द मोस्ट हम्बल जुडिशियस एंड पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम, ये स्टेटमेंट सही है। उसकी प्रशस्ति में ये बात लिखी गई है। देयर वर 6 सब कमिटीज ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, ये इंडिका में मैगजीन्स हमें बताता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है पांडेज वर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ये स्टेटमेंट सही है। उस समय साउथ इंडिया में मौर्यन एम्पायर के साथ साथ 3 और एम्पायर काम कर रहे थे, जिसमें पांडे, चोल और चेर थे। तो पांड्याज थे वो तमिलनाडु में थे, आपके जो चेर थे वो केरला में थे, और ऊपर की साइड में आपके चोल एम्पायर था। मगधन एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ये सही है। मगध एम्पायर वो सबसे पावरफुल महाजनपद था। दी फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुषाणाज, कुषाण शासकों ने प्रथम गोल्ड कॉइन जारी किए थे, ये स्टेटमेंट सही है। प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन तमिल बाय हरिसेना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, तो ये तमिल लैंग्वेज में नहीं बल्कि संस्कृत लैंग्वेज में इसको जारी किया गया था। प्रभावती गुप्त वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्ता II, तो प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, ये स्टेटमेंट सही है। उसकी शादी बाद में वाटाका एम्पायर से हुई थी, और प्रभावती गुप्त फेमस है अपने ताम्र अभिलेखों के लिए। इन ताम्र अभिलेखों में उसने लैंड ग्रांट्स जारी किए हैं, तो ये हमारी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब अगला चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज, महाभारत वाला चैप्टर। द सिस्टम ऑफ मैरिज आउटसाइड इन द फैमिली इज कॉल्ड, फैमिली से बाहर की जाने वाली शादी को एक्सोगामी बोलते हैं, और अंदर होगी तो एंडो हो जाएगा, ठीक है। सन्स कुड क्लेम रिसोर्सेज थ्रोन ऑफ देयर फादर अंडर द सिस्टम ऑफ पैटर्नली, जो पितृसितात्मक समाज होता है, पैटर्नली सोसाइटी होती है, उसमें सन्स को अपने पिता के बाद उसकी संपत्ति, उसके सिंहासन के ऊपर अधिकार मिलता है। द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज इज कन्यादान, शादी में जो पुत्रियों को जो गिफ्ट मिलता है उसको कन्यादान या स्त्री धन का नाम दिया गया है मनुस्मृति में। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस 2 पीपल ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के अनुसार समान गोत्र वाले 2 व्यक्तियों की शादी नहीं हो सकती है। इंडिया में आज भी नहीं होती है, जहाँ पे की जाती है तो हरियाणा वगैरह में, आप पंजाब में सुनते होंगे कि ऑनर किलिंग होती है सेम गोत्र वालों में। ऑनर किलिंग बहुत बड़ा इश्यू है इधर हरियाणा वगैरह में, तो वो रीज़न ये है कि समान गोत्रों में शादी अलाउड नहीं की जाती है। धर्मशास्त्र में 8 प्रकार की मैरिज को कंसिडर किया गया है, शादी के 8 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में। द टाइटल एक ब्राह्मणा एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रियज वाज क्लेम्ड बाय द गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के 2 टाइटल है, एक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियज, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड था, तो उसने ये टाइटल लिए हैं साथ, इसीलिए उसने बोला कि क्षत्रियों के ध्रुव को नष्ट करने वाला, और एक ब्रह्मा एक ब्राह्मण वाला टाइटल है। द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वाज द सुंग्स एंड कर्ण, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सुंग शासक आए हैं, उसके बाद कर्ण शासक आए हैं वहाँ पे। एकलव्य फॉरेस्ट ड्वेलर बिलोंग टू दी निषाद सोशल कैटेगरी, एकलव्य था जो कि गुरु द्रोण से धनुर्धर की शिक्षा लेना चाहता था, वो निषाद जाति से रिलेटेड था। द ब्राह्मणिकल थ्योरी ऑफ जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जो थ्योरी ऑफ जाति वाली थी वो जन्म के ऊपर आधारित थी। द मनुस्मृति वार्नड वीमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन, मनुस्मृति ये चेतावनी देती है कि महिलाओं को किसी प्रकार की फैमिली प्रॉपर्टी का होर्डिंग नहीं करना है, उन्हें संग्रह नहीं करना है, किसी भी वैल्यूएबल आइटम का संग्रह नहीं करना है बिना हस्बैंड की परमिशन के, यानी हस्बैंड पति की परमिशन से उन्हें सब कुछ करना है। दी आर्कियोलॉजिस्ट टू एग्जीक्यूट हस्तिनापुर में जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजें की है उसका नाम बीबी लाल है, जिसने 1951-52 में वहाँ पे खोज की है। दी कंपोजिशन ऑफ महाभारत इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू ए सेग नेम्ड वेदव्यास, महाभारत के बारे में माना जाता है कि वेदव्यास ने इसको लिखा है। दी मैरिज ऑफ द्रौपदी टू दी 5 पांडवाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलेंड्री, ये द्रौपदी जो 5 पांडवों से शादी करती है, यानी एक से ज़्यादा जिसके हस्बैंड होते हैं, इस प्रथा को पोलेंड्री बोला गया है। 1919 में वीएस सुकांतर की लीडरशिप में महाभारत को दोबारा से लिखने का काम किया गया है। तो इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट वीएस सुकांतर द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। दी सातवान रूलर ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, सातवान रूलर्स ने भारत के वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में शासन किया है। द बेस्ट नोन शक रूलर वाद है रुद्रदामन, जिसने कि सुदर्शन लेक को दोबारा से बनवाया था। चैप्टर नंबर 2 में भी आया था आपने कि रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को ठीक करवाया था। और अगला है द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवान डायनेस्टी गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी क्लेम टू बी बोथ ए यूनिक ब्रह्मा एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियज, तो इसका नाम गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ द महाभारत अंडर द 2 ब्रॉड हेड, हिस्टोरियंस ऑफ महाभारत के कंटेंट को 2 ब्रॉड हेड में डिवाइड करते हैं, पहला नैरेटिव और दूसरा डेडिकेटिव। वीमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एट द स्त्री धन या कन्यादान, महिलाओं को शादी के समय जो गिफ्ट मिलता था उसको स्त्री धन या कन्यादान के नाम से महिलाएं अपने पास रख सकती थी।
द चाइनीज बुद्धिस्ट monk wrote the untouchables had to sound a chopper in the street so the people could avoid see। चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक फाहियान ने ये लिखा कि अनटचेबल जब भी शहर के अंदर आते थे तो वो एक चौपर बजाते थे ताकि स्टेट में जो लोग थे वो उनसे बचने के लिए अलग हट जाएं। एमसीक्यू महाभारत इज स्टोरी अबाउट ए फ्यूड बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। वो दो ग्रुप थे कि इट रेनफोर्स द आइडिया ऑफ पैटर्नली। तो महाभारत है वो आपके पैटर्नली वाला आइडिया जो पितृसत्तात्मक समाज है उस आइडिया को री इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है। अकॉर्डिंग टू दी गोत्रा रूल्स फॉलोड बाई ब्राह्मण्स इन एंशेंट इंडिया। एंशेंट इंडिया में जो गोत्र के रूल होते थे उसमें स्टेटमेंट ये है, टू पीपल ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। सेम गोत्र वाले दो व्यक्तियों की कभी भी शादी नहीं हो सकती ब्राह्मणिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग। द आइडियल ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द धर्मशास्त्र फॉर द ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणों के लिए जो आइडियल ऑक्यूपेशन धर्मशास्त्र में बताया है वो स्टडी एंड टीच द वेदा, वेदों की अध्ययन करना और उन्हें पढ़ाना। ठीक है। वर्णाद एंड जाति वर डिटरमाइंड बाय द बर्थ। वर्ण और जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति दी चांडाल्स वर गिवन द ड्यूटी ऑफ। चांडाल्स को मनुस्मृति में यही ड्यूटी गई है, हैंडलिंग कॉप्सेज एंड डेड बॉडीज, कि जो मरे हुए पशु और जो डेड बॉडीज है उन सबको ठिकाने लगाने का काम चांडाल को दिया गया है मनुस्मृति में। अगला, चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक फाहियान एक्शन हैव रिटन अबाउट दी अनटचेबिलिटी बीइंग प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया। इन दोनों ही चाइनीज लोग जो इंडिया में आए थे उन्होंने बताया कि भारत में अनटचेबिलिटी सोसाइटी, भारतीय की सोसाइटी में अनटचेबिलिटी प्रेजेंट थी। इन दोनों ने उसके बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति पेरेंटल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड। मनुस्मृति के अनुसार जो पिता की संपत्ति है उसको कहाँ डिवाइड किया जा सकता है, तो वो संपत्ति आपका पहला ऑप्शन है कि इक्वली अमंग सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, कि पिता की मृत्यु के बाद उनके बेटों में उसकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन शार्पन इन एंशिएंट इंडिया। महिला और पुरुषों के बीच में जो सोशल डिफरेंस है वो लगातार बढ़ते चले गए भारत में। उसका रीज़न है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, कि संपत्ति का अधिकार जेंडर के अकॉर्डिंग था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण सोसाइटी में उनकी जो बीच में भेदभाव था वो और बढ़ता चला गया। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज प्रोबेबली कंपोज बाई। महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी है वो किसके द्वारा कंपोज की गई थी, तो ये माना जाता है कि जो सूत जाति के जो चार्टियर्स होते हैं, जो ब्राड्स और सूत्स होते हैं, जो कि राजाओं की प्रशंसा में गीत वगैरह गाते थे जिनको चारण भी बोला जाता है, जो उन सब के द्वारा ये महाभारती कहानी लिखी गई होगी। बाद में इन सबको कंपोज किया गया होगा और वेद व्यास दिया गया होगा। एक्सप्रेशन ऑफ हस्तिनापुर वारे कंडक्टेड। हस्तिनापुर में जो एक्सप्रेशन किए गए हैं वो बीबी लाल के द्वारा किए गए 1951-52 में। हिस्टोरियंस कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए हिस्टोरियंस इन को ध्यान रखते हैं। पहला, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑडियंस फॉर होम इट वाज रिटन। हिस्टोरियंस से ध्यान रखते हैं कि टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है और किस ऑडियंस को ध्यान में रखकर इसे लिखा गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन, किंगशिप का इंस्टीट्यूशन था वो बेस्ड था ह्यूमन चॉइस के ऊपर। ये बुद्धिस्ट थ्योरी बता रही है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ महाभारत। दो पार्ट में महाभारत कंटेंट को डिवाइड करते हैं, नैरेटिव और डेडिकेटिव। और द्रौपदीज मैरिज विद द पांडवाज इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द मैरिज। तो ये मैरिज का एग्जांपल है पोलेंड्री, क्योंकि एक से ज़्यादा हस्बैंड जो स्त्री रखती है, क्योंकि उसके 5 हस्बैंड थे, 5 पति थे। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ वीमेन हु मैरिड सातवां रूलर्स इंडिकेट। सातवां रूलर्स के जो महिलाओं के नाम है वो ये इंडिकेट करते हैं कि दे डिराइव नेम्स फ्रॉम देयर फादर्स गोत्र। उन्होंने अपने जो महिलाओं ने जो अपने नाम है वो अपने पिता के गोत्र से लिए हैं, क्योंकि सातवां महिलाओं के नाम है वो इसी प्रकार के हैं। उन्होंने अपने पति के गोत्र का यूज़ नहीं किया बल्कि अपने फादर के गोत्र का यूज़ किया है। तो सातवां रूलर्स में ये हमें इंडिकेट मिलता है कि वहाँ पर पूरी तरह से धर्मशास्त्रों को फॉलो नहीं किया जा रहा होगा। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की कन्यादान और द गिफ्ट इफ ए डॉटर इन मैरिज वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। शादी के समय अपने पुत्री को जो कन्यादान के रूप में जो गिफ्ट दिया जाना है वो पिता का एक महत्वपूर्ण रिलीजियस ड्यूटी होती है, महत्वपूर्ण धर्म होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वी.एस. सुकांतर। ये स्टेटमेंट सही है। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। महाभारत डिस्क्राइब्ड द फ्यूड बिटवीन द कौरव्स एंड पांडवान डायनेस्टी। द फ्यूड बिटवीन द कौरवाज एंड द पांडे नहीं है, ये कौरव और पांडव होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। देखिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट को एक वर्ड से कैसे इसने घुमा दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना इस प्रकार के सवालों को। कि पांड्या शासक का नाम ले दिया, पांड्या जो कि साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे कौरव और पांडव होता तो स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे पांड्या है तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अंडर पैटर्नली डॉटर्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर। ये स्टेटमेंट गलत है। उन्हें फादर के रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, उन्हें केवल अपने स्त्री धन के ऊपर अधिकार दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेज मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेज सन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा आफ्टर मैरिज। ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
सन को अपना गोत्र नहीं छोड़ना होता था, बल्कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो महिलाएं होती थी वो शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को धारण करती थी, जैसा आज हमारी सोसाइटी में होता है। अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, ये स्टेटमेंट सही है कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग केवल क्षत्रिय राजे और राजा हो सकते थे, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो सातवां रूलर्स हैं उनमें बहुत केवल वो राजा क्षत्रिय नहीं है बल्कि वो ब्राह्मण है। इसी प्रकार से हम शुंग वंश में देखते हैं तो भी राजा हैं वो ब्राह्मण हैं। While the number of varnas were fixed at the four, there were no restrictions on the number of जातिज। हाँ, वर्ण 4 हो सकते हैं, 4 वर्ण आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हैं, लेकिन जाति कितनी भी हो सकती है इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था। देखिए दिक्कत क्या कि जब बाहर से कई सारे लोग आने लग गए और साथ में जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो जब मेनस्ट्रीम में आने लग गई, तब जाति का आविष्कार किया गया था कि उनको कहाँ पे फिक्स किया जाए, तो इसलिए उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। मेगस्थनीज इंडिका लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स। मेगस्थनीज की इंडिका में चांडाल की ड्यूटी नहीं है, चांडाल्स की ड्यूटी मनुस्मृति में बताई गई है, तो इसको ध्यान रखना है। दी ऑथर ऑफ द कुंती निषेधा इज महाश्वेता देवी, ये स्टेटमेंट सही है। महाश्वेता देवी ने कुंती निषादी के नाम से एक बुक लिखी है। बीबी लाल फाउंड एविडेंस ऑफ द 5 ऑक्यूपेशनल डेवल्स एज एक्सप्रेशन कैरिड आउट हस्तिनापुर, ये स्टेटमेंट सही है। 1951-52 में जब एक्सप्रेशन हुआ तो बीबी लाल को यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। स्त्री धन वीमेंस वेल्थ वाज गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, बर्थ के टाइम नहीं मिलता था, स्त्री धन उसे शादी के टाइम मिलता था, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्सोगमी वाज ए टाइप ऑफ मैरिज विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर नहीं होता था, ये फैमिली से बाहर होती थी। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दी ओनली ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर शूद्राज वाज सर्विट्यूड, ये स्टेटमेंट सही है कि केवल सर्विस करना ही उनका एकमात्र ऑक्यूपेशन था। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट वर जनरली रेफर्ड टू एज निषाद, ये स्टेटमेंट सही है। एकलव्य को भी निषाद के नाम से रेफर किया गया है। ओके, अब हम जल्दी से आते हैं चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स वाला चैप्टर है। तो इसमें बेगम्स, कौन सी बेगम थी, तो भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने प्रोवाइड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। भोपाल की बेगम ने सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत धन प्रोवाइड किया था। जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची स्तूप टू सुल्तान जहाँ। भोपाल की बेगम सुल्तान जहाँ को जॉन मार्शल ने अपना जो वॉल्यूम है सांची स्तूप के ऊपर वो डेडिकेट किया है, क्योंकि उन्होंने सांची स्तूप के प्रिजर्व के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए थे। बिटवीन 500 टू 1000 BC फर्स्ट रिटन बुक वाज ऋग्वेदा, इस बीच लिखी गई पहली जो रिटन बुक है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पहली बुक मानी जाती है। द 100 BC 500 BC किंग्स परफॉर्म 2 एलोबरेट सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस थे अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ। तो ये जो सेक्रीफाइस उस समय राजा लोग करते थे उन दोनों का नाम अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। हॉर्स, अश्व यानी हॉर्स आपका घोड़ा हो गया, और राजसूय यज्ञ होता है। हैट विद ए पॉइंटेड रूफ वर ट्रेवलिंग मेडिटेंट्स हाल्टेड एंड डिबेट्स कंडक्टेड वाज नोन एज द कुटीगारशाला। कुटीगारशाला वो हट होती थी जहाँ पर धर्म, बौद्ध धर्म और इसमें रिलेटेड जो अलग अलग धर्म के लोग जो फिलोसफिकल जो डिबेट्स करते थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे वहाँ इकट्ठा होते थे, तो इसी कुटीगारशाला में वो सारी डिबेट्स की जाती थी। सिद्धार्थ वाज द बर्थ नेम ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। द फर्स्ट सर्मन वाज गिवन बाय बुद्धा एट द सारनाथ, बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ए स्तूपा ओरिजिनेट एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑन द अर्थ कॉल्ड अंडा, इस जो सेमी सर्कुलर जो 5 स्तूप का सबसे पहले बनता है उसको अंडा बोलते हैं। अंडा के ऊपर हर्मिका होता है, हर्मिका के ऊपर वेदिका होती है, फिर वेष्टि होती है। ठीक है, उस स्तूप की शेप को देख लेना, उसको बनाना भी सीख लेना, कहीं बड़ा सवाल आए तो ड्रॉ करना जरूरी है। A story about a generous prince who gave everything to the Brahmins and went to the live in forest with his wife and children is written is वेशांतरा जातक में कहानी दी गई है, जिसको कि और इसी जातक की कहानी को जो सारनाथ वाला स्तूप है उसके ऊपर भी दिखाने की कोशिश की गई है। बुद्धा अटेंड निर्वाण आदि कुशीनारा में बुद्धा ने अपना निर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी यहाँ उनकी मौत हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। Many ideas found in the Upanishad shows that people were curious about the meaning of the life, the philosophy of life after death। कि उपनिषद में ऐसे बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं जिसमें लोग जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या होगा, इन सारी पॉसिबिलिटी के आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। वर्धमान वाज द रियल नेम ऑफ महावीर, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की जो मुख्य शिक्षा है वो नॉन वायलेंस है, अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जैनिज्म में। तो जैनिज्म की कोई भी टीचिंग पूछी जाए तो नॉन वायलेंस में उसका नाम पक्का आएगा। द सिद्धार्थ वाज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन सिक मैन एंड एन कोर्स। सिद्धार्थ ने इन 3 चीज़ों को देखा तो उसका जीवन से अपना मोह है वो खत्म हो गया था, और उसके बाद उसने घर को त्याग दिया था, ओल्ड पर्सन को, एक कॉर्प्स को, सिक पर्सन को। According to the Buddhism, by following the path of moderation between sorrow, opinions and self-indulgence, that human being can rise above worldly tribulations। जो मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत है कि ये बौद्धिज्म का सबसे बड़ी थ्योरी है। एक्चुअली क्या है, जब गौतम बुद्ध, इसमें कहानी भी है कि गौतम बुद्ध जब वहाँ पे अपनी वो
मतलब उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़कर अपना उन्होंने तप करना शुरू किया था। तो वहाँ पे एक फीमेल आती है, वो उन्हें बोलती है कि इतना भी मत करो, मतलब वीणा के तार को इतना भी मत टाइट करो कि उनसे संगीत ही नहीं आए, और वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो टूट जाए। तो इसलिए इसको जो बुद्ध की थ्योरी है उसमें मध्यम प्रतिपदा यानी मॉडरेशन का नाम, मॉडरेशन थ्योरी को फॉलो किया जाता है। निभा लिटरेरी द एग्जिस्टिंग ऑफ द ईगो एंड द डिजायर। तो निर्वाण में ये डिजायर को दूर करने, क्योंकि उसमें सब कुछ रीजन ये बताया कि जो सारे दुख है, सोरोज लाइफ है, उसमें सोरोज है, और सोरोज का मेन रीजन डिजायर है, और डिजायर को त्याग देना ही सबसे जरूरी है। रेस्पेक्टेड वीमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन वर नोन एज द थेरीज। जिन महिलाओं को ये लिबरेशन दी गई थी वो उनको थेरीज बोला जाता है बौद्धिस्ट सिस्टम में। अकॉर्डिंग टू ए बौद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज दी अशोक वदान। अशोक वदान के नाम से एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी के जितने भी पोर्शंस और उसकी जो पवित्र चीज़ें थी उनको अलग अलग शहरों में डिवाइड कर दिया था और उनके ऊपर स्तूप बनाने का ऑर्डर दिया था। और इसी में लिखा हुआ कि अशोक के टाइम इस पर 84,000 स्तूपों का बनाया गया था। हो सकता है चीज़ों को एग्जैगरेट करके इसमें लिखा गया। अशोक वदान नाम है इसका। इन दी अर्ली टेम्पल ए स्मॉल स्क्वायर रूम वाज कॉल्ड गर्भगृह। शुरुआती मंदिर में जो स्क्वायर जो टेम्पल रूम होता था उसको गर्भगृह बोला जाता था। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आज भी आप देखोगे कि जो हमारा भगवान जिसके अंदर जो मेन डाइटी होती है वो गर्भगृह इसी प्रकार से स्क्वायर रूम होता है। इन बौद्धिज्म डीपली कंपेंसेट बींग्स वाज एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स वर नोन एज दी बोधिसत्व। MCQ the earliest religious text the Rigveda was compiled between the 1500 to 100 BC। इस टाइम को याद रखना आपको, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और एक ऋग्वेदा वाले टाइम को। बुद्धा वाज बोर्न। बुद्धा की जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वर्तमान में नेपाल में है। हु वाज द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा। बुद्धा का मुख्य शिष्य आनंद था। चैप्टर ए मायार गौतमी द स्तूपा एट साजी की ढेरी। साजी की ढेरी का जो स्तूप है वो अभी पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। टू ग्रुप्स एमरेज इन बौद्धिज्म फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स। हीनयान और महायान दो ग्रुप बन गए थे बौद्धिज्म के फर्स्ट सेंचुरी में, जो महायान और हीनयान। ठीक है, हीनयान वाले वो पुराने बौद्धिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा वगैरह की शुरुआत हो गई है। अशोक वादान है वो एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अशोक के द्वारा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके जो अवशेष थे उनको डिफरेंट सिटीज में डिवाइड किया गया था और उनके ऊपर स्तूप बनाने का उसने ऑर्डर पारित किया था। थेरीज कौन होती थी? थेरीज नॉर्मली जो आपकी रेस्पेक्टेड वीमेन हुआ अटेंड निर्वाण, वो महिलाएं जिनको निब्बना की प्राप्ति हो जाती थी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी, उनको थेरीज बोला जाता था। इन वीर शैविज्म हाउ मेनी इंट्रैक्शंस ऑफ विष्णु इज इनकैप्टेड। वीर शैववाद में विष्णु के कितने अवतारों की बात की गई है? तो 9 अवतारों की बात की गई है भगवान विष्णु के। वासुदेव कृष्णा वाज एन इंपॉर्टेंट डाइटी इन विच एरिया। वासुदेव कृष्णा है वो मथुरा की इंपॉर्टेंट डाइटी है। ठीक है, मथुरा जहाँ से हेमा मालिनी जी सांसद हैं। आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन कॉल्ड सांची एज द सेंटर ऑफ बीकम सरपेंट वर्शिप। सांची का जो स्तूप है वहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के सांप, एलिफेंट्स और इस प्रकार के एनिमल्स की बहुत सारी पिक्चर्स है। तो जेम्स फर्ग्यूसन जो आर्ट हिस्टोरियन है उन्होंने शुरुआत में सांची को सरपेंट वर्शिप से जोड़ के देखा है। तो लेकिन बाद में जब एक जातक स्टोरी है उसकी जब खोज हुई तो पता चला कि ये सारी जातक स्टोरी को वहाँ पे ड्रॉ किया गया, अदरवाइज उससे पहले किसी ने उसको बौद्धिस्ट सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया था। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नॉन बौद्धिस्ट सिंबल यूज टू डेकोरेट स्तूपा। तो स्तूप को डेकोरेट करने के लिए कौन सा नॉन बौद्धिज्म को यूज करता है? तो व्हील है उसका संबंधी बौद्धिस्ट था। व्हील का मतलब धर्मचक्र परिवर्तन। स्तूप भी बौद्धिस्ट रिलीज है। ट्री भी बानियन ट्री उनका फेमस था। तो एक सील भंजिका था, उसका संबंध बौद्ध से नहीं था। नॉर्मली सील भंजिका का जो उस समय जो भी अलग अलग जो बिल्डिंग्स बनती थी उनमें उसको सील भंजिका पिक्चर में आपने देखा होगा कि जैसे जो गेटवे होता है, गेटवे के ऊपर एक लेडी है जो कि एक पेड़ से मतलब स्विंग कर रही है, मतलब पेड़ से लटकी हुई है, उसको सील भंजिका बोला जाता है। तो इसका यूज हुआ है बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, लेकिन इसका रिलीजन बौद्ध धर्म से नहीं है। It was a societal and indispensable policy to allow the country to be looted of original works. Name of the archaeologist who have said this। H.H. कॉलेज ने बोला है जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग थे वो इंडिया के बहुत सारे स्कल्पचर्स को अपने कंट्री में ले जा रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था H.H. कॉलेज ने। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए बौद्धिस्ट सिंबल यूज टू डेकोरेट स्तूपा। स्तूप को डेकोरेट करने के लिए किस बौद्धिस्ट सिंबल का यूज करते थे? तो इनमें से एक आपका व्हील, क्योंकि व्हील का रिलेशन आपका धर्मचक्र परिवर्तन से। द नंबर ऑफ गेटवे इन सांची स्तूप। सांची स्तूप में कितने गेटवे हैं? तो 4 गेटवे हैं सांची स्तूप में, चारों डायरेक्शन के लिए 4 गेटवे हैं। ये टॉल स्ट्रक्चर ओवर दी सेंट्रल श्राइन इन द टेम्पल इज नोन एज द शिखर। सेंट्रल श्राइन के ऊपर जो टॉल स्ट्रक्चर होता है उसको शिखर बोला जाता है। आनंद वाज द डिसिपल ऑफ बुद्धा हु परस्यूटेड हिम टू इंक्लूड वीमेन इन संघ। हाँ, आनंद था जिसने बुद्धा ने पहले मना कर दिया था, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने संघ के अंदर महिलाओं को सम्मिलित करने की परमिशन दी थी।
यजुर्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ डाइटीज लाइक अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये सारे कलेक्शन है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद में नहीं बल्कि ऋग्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में तो ये बताया गया है कि ये जितने भी श्लोक्स वगैरह हैं उनको गाना कैसे है। बुद्धा वाज बोर्न एट बोध गया, ये भी गलत है। बुद्ध का जन्म है वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। द बेगम्स ऑफ भोपाल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अमरावती स्टेचू, ये गलत है। अमरावती का स्टेचू नहीं बल्कि जो सांची का स्तूप है उसके प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने काम किया था। स्तूपास कंटेंट बॉडली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज बाय बुद्धा, ये स्टेटमेंट सही है। ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर स्तूपा इज नोन एज ईएसटी, ये स्टेटमेंट गलत है। जो बालकनी बनाई जाती थी उसको प्रदक्षिणा पाथ बोला जाता था। बुद्धा डिक्लेयर्ड दैट दी वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये स्टेटमेंट सही है कि वर्ल्ड है वो क्षणभंगुर और लगातार चेंज हो रहा है, बुद्ध ने बोला था। बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोवर्स टू फॉलो द मिडिल पाथ टू अटेन निर्वाण, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के लिए मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात कही है, स्टेटमेंट सही है। द टू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वर हीनयान एंड महायान, ये भी स्टेटमेंट सही है। द लास्ट वर्ड ऑफ बुद्धा टू हिज फॉलोवर्स वर बी लैम्प अप टू योरसेल्फ, पूरे संसार के लिए खुद ही अपने ज्ञान की ज्योति का फॉलो करो, खुद स्वयं के लिए अपना ज्ञान तलाश करो, ये बुद्ध का स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट था, ये सही है। ए स्कल्पचर ऑफ एन एम्पटी सीट अंडर ए ट्री ऑन स्तूपा वाज मींट इंडिकेट मेडिटेटिंग बुद्धा, ये स्टेटमेंट सही है। शुरुआत में बुद्ध की कोई मूर्तियां नहीं बनाई गई थी, भले इन्हीं सिंबल्स के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया जाता था। तो एक पेड़ के नीचे एक खाली सीट दिखाई गई है, तो ये माना जाता था इस खाली सीट के ऊपर बुद्धा बैठे हुए हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है बोध गया के अंदर। ए स्कल्पचर ऑफ ए व्हील ऑन स्तूपा वाज द सिंबल ऑफ द फर्स्ट सर्मन ऑफ ए बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ, ये सही है। सारनाथ के अंदर बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उसको व्हील के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हील का मतलब ये होता है चेंज हो जाना, तो इसका होता है कि धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि सारनाथ ने बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश उन्हीं लोगों को दिया था जो उसके साथ पहले तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो बाद में बुद्धा को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धा अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने उन्हीं साथियों को देता है, तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म का चक्कर है वो परिवर्तित हो गया। सील भंजिका वाज ए वीमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर्स एंड बियर फ्रूट, सील भंजिका उस औरत को बोला जाता है जिसके टच से जो ट्रीज को फ्लावर और फ्रूट्स और बियर होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इसका उस समय पुराना इंडियन आर्किटेक्चर है उसमें सील भंजिका की जो स्कल्पचर्स उसका यूज किया जाता था, स्पेशली गेटवेज के ऊपर। स्कल्पचर्स ऑफ हॉर्सेज ऑन स्टैचूज वर डिपाइसेड टू सिग्निफाई सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभिधम्मा पटिका डेल्ट विद द बुद्धा टीचिंग, ये स्टेटमेंट गलत है। बुद्ध की टीचिंग है वो अधिधम पिटक में नहीं है, बुद्ध की टीचिंग आपकी सूत पिटक में मिलती है और विनय पिटक में जो संघ के नियम रेगुलेशन मिलते हैं। सूत पिटक डेल्ट विद द फिलोसफिकल मैटर्स ऑफ बुद्धा, ये स्टेटमेंट गलत है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, फिलोसफिकल मैटर्स हैं वो अधिधम पिटक में मिलते हैं। महावीरावादी 23rd तीर्थकर, महावीर 23rd 24th तीर्थकर थे। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ शेप्स बाय कर्मा, ये स्टेटमेंट सही है। गौतमीवादी फर्स्ट वोमेन टू बी ऑर्डिनेटेड बाय भिक्षुणी, गौतमी पहली जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की ये मौसी थी जिनको कि आनंद के कहने पर माता बुद्ध ने पहली बार अपने संघ में शामिल किया था, तो गौतमी पहली महिला थी जिसको संघ में शामिल किया गया था। चेते इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द चिता मीनिंग ए फंडल टाइप, ये स्टेटमेंट सही है। द नेम ऑफ बुद्धाज मदरवादी गजलक्ष्मी, ये स्टेटमेंट गलत है। गजलक्ष्मी उनकी माता का नाम नहीं था। ओके फ्रेंड्स, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए इन्हीं घनघोर तैयारियों से। अपने और फ्रेंड्स की हेल्प के लिए चैनल को उनके साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर लास्ट टाइम में अगर अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स अ लॉट।